नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपने टारगेट की ओर मूव कर रहे होंगे। तो आज बहुत लंबे समय के बाद मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। लास्ट वीडियो बहुत पहले आई थी, अब आई है। मैं चाह रहा था टाइम निकले मैं आऊँगा आपसे बात करूँ, बट ड्यू टू द बिजी शेड्यूल नहीं हो पा रहा था। फाइनली मैंने सोचा आज वीडियो बना देते हैं। इस समय रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ दो तीन चीजें। पहला, जो डेट सीट यूपीपीसीएल की आ रही है उसका क्या चक्कर है, होगा कि नहीं होगा एग्जाम। दूसरा, बेसिक मैं डिस्कस करूंगा। अगर फिर भी अगर डेट फाइनल है कि इस डेट को एग्जाम होना है तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ये करना चाहिए कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दूसरा तीसरा ये रहेगा कि जो प्रिपरेशन कर ली है वो कैसे तैयारी करें, यानी कि जिन्होंने कोचिंग कर रखी है, ऑनलाइन कोर्सेज कर रखे हैं, वो कैसे तैयारी अब करें एंड टाइम पे। और दूसरा, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं, बस ऐसा ही नहीं, ढर्रा चलता है कि बस पढ़ रहे हैं, जब एग्जाम आएगा डेट से आएगा तब पढ़ लेंगे, एक उनके लिए थोड़ा डिस्कस करूंगा और ये कैसे करना चाहिए। ठीक है ना। और चौथा, पेपर को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना। और फाइनली एग्जाम कैसे क्रैक करना है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विशाल और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपनी बातों में। ठीक है, चलिए। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया था, हालांकि इस पर अच्छा पहले डेट सीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा मैं फॉर्मली नहीं हो रहा हूँ और भी कैजुअल, क्योंकि मैं भी आप में से एक हूँ जो उठ के आया हूँ। मैं बस बाउंड्री जो है ना, मैं उसके इस साइड आ गया हूँ, आप अभी इस साइड खड़े हुए हैं। तो ये बाउंड्री जल्दी ही क्रैक होने वाली है। आप में से कुछ 200 बच्चे यानी कि 196 बच्चे इधर आने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं टकराएंगे। अगर इस जॉब में आएंगे तो मेरे साथ टकराएंगे, जरूर मिलेंगे। तो पहली चीज जो डेट सीट के चल रहा है, देखो डेट सीट में क्या है, यूपीपीसीएल अगर आपको वो मिल गई है, हालांकि वो ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया कि हम इस डेट को ले रहे हैं। आप उसकी कोई भी साइट पे जाके आप ये डाउनलोड नहीं कर सकते हैं कि हमने ये डेट बता दी है। ये इनका इंटरनली शेड्यूल था जो उन्होंने डिसाइड किया था, वो पता नहीं किसी ने आपको सर्कुलेट कर दिया और सबको पता चल गया। साइट पे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा कि किस डेट को एग्जाम करा रहे हैं। तो मेनली मैं तो यही मानूंगा कि हमें जब भी मानना चाहिए जब साइट पे आ जाए। ठीक, साइट पे नहीं आया फिर भी आपने मान लिया ठीक है इस डेट को एग्जाम होना है। दूसरा, एक और नोटिस सर्कुलेट हो रहा है कि इसमें 10 और 11 को एडिटेड कर दिया है। वो एडिटेड है, उसको देखिए ध्यान से। 10 और 11 काफी अलग फॉन्ट में लिखा है और उधर 7 और 8 अलग फॉन्ट में लिखा है, तो वो तो फेक है। ठीक, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इस डेट को एग्जाम होगा या नहीं होगा, 7 और 8 सितंबर को होगा या नहीं होगा। तो इसका भी देखो डाउट ये, हो जाए तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यूपीपीसीएल की मैं बहुत ही खास बात बताता हूँ। ये ना बहुत बढ़िया है, मुझे इसका सिस्टम लगता है, क्योंकि इसका कोई सिस्टम नहीं है। ये इसका बहुत बढ़िया सिस्टम है क्योंकि इसका कोई सिस्टम नहीं है। इसमें क्या होता है, मैं आपको अपना बताता हूँ। जब मेरा हुआ था, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, सुनिएगा। जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था, जब इसका एग्जाम हुआ, सब कुछ हो गया, मेरा डीबी हो चुका था, पहला दूसरा नॉर्मल गया सब कुछ। जब फाइनल डीबी के लिए हम लोग को एक कॉल आनी होती है जिसमें हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर आता है। जब हमारा आपका पहला डीबी हो जाएगा उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आप सिलेक्ट हुए नहीं हुए हो। ठीक है ना। जिस ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें एक डेट दी होगी कि आपको इस डेट को आके रिपोर्ट करना है, जिसमें आपको फाइनल डीबी अटेंड करना है, जिसमें कि आपको कुछ बॉन्ड मनी सबमिट करनी होगी। ठीक, ये होता है। तो फिर क्या किया था मैंने, ठीक है भाई 17 तारीख थी मेरी, 17 अप्रैल को होना था, कोविड आ गया, कोविड की वजह से नहीं हो पाया। ठीक है ना। उसके बाद जब कोविड गया, 17 अप्रैल गया, पूरा मई गया, तो शायद एंड ऑफ द मई को एक नोटिस आया था कि आपको हम आफ्टर, मुझे याद हो तो 20 के बाद में इन्होंने बुलाया था, फर्स्ट वीक मतलब 3rd वीक में, कि आपको आना है और डीबी कराना है, फाइनल अपनी ज्वाइनिंग कर लेनी है। ठीक है। अब हम लोग एक्साइटेड थे, सारे बच्चे एक्साइटेड थे बहुत ज्यादा कि हाँ डीबी होगा, अब इस डेट को चलते हैं। शायद 21 या 25 के बीच में पड़ा था। तो कुछ ने तो टिकट बुक कर ली थी, मैंने भी टिकट बुक कर दी थी, सब कुछ डन था कैसे जाना है। कोई उस समय ट्रेनें इतनी चल नहीं रही थी, तो हम लोगों ने गाड़ियां तक और मतलब बुक कर रखी थी कि हाँ इस कैब से चलेंगे, इस कैब से चलेंगे। तो क्या हुआ, जिस दिन हमें पहुंचना था उसके जस्ट एक दिन पहले शाम को नोटिस आता है, द डेट हैज बीन पोस्टपोन्ड, इस डेट को आपको नहीं होगा, हम आपको नोटिफाई करेंगे कि आपको कब आना है। अब भाई सब खत्म। अब जितना गाड़ियां बुक कर रखी थी, टिकट घर में जो एकदम जो नहीं कहते सहनाई सी बज रही थी कि लड़का ज्वाइनिंग पे जा रहा है, लड़का ज्वाइनिंग पे जा रहा है, तो वो सब शांत हो गया। घर वाले भी कह रहे थे अरे यार क्या, मैं कहा मम्मी ठीक है जो हो गया ठीक है। अभी फिर एक और इन्होंने कहा हम नोटिफाई करेंगे, इन्होंने नोटिफाई किया। आफ्टर शायद 15 दिन के बाद इन्होंने फिर मुझे नोटिफाई किया, हम लोग को एक लेटर आता है कि आपको अब मई जून में इस डेट को आना है।
ठीक जून में आना है, ठीक है, वो फिर डिसाइड हो गया इस डेट को आना है। यकीन नहीं मानेगा, उस डेट के जस्ट एक दिन पहले अगेन नोटिस आता है कि आपकी ये डेट कैंसिल है, अब आपको जिस डेट को आना है वो हम नोटिफाई करेंगे। अब दिमाग खराब एकदम अपर लेवल है। क्या सिस्टम है यार इन लोगों का, कुछ नहीं बताते, मतलब कुछ है ही नहीं, तरीका नहीं है, वो नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, क्या हो पा रहा है, कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं, यहाँ टिकटें बेकार जा रही हैं, ये हो रहा है, वो रहा, वो भाई अब ज्वाइनिंग तो लेनी है, अब ज़्यादा तो कह नहीं सकते, फिर वेट करने लगे। तो फाइनली थर्ड टाइम में हम लोग जाके वहाँ डीबी करा पाए। तो इतना सादा सफर। तो देखो, अगर यूपीपीसीएल माना है तो ये तो आदत डाल लो कि ऐसा होगा, ये डेट बताएंगे वो कैंसिल। अभी इस समय आपने ध्यान दिया होगा तो इस वाले एग्जाम के यूपीपीसीएल के एडमिट कार्ड तक आ गए थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, जस्ट मिस्टेक हो गई है, गलती से आ गए, वो डेट नहीं है। तो ऐसा आदत डाल लो, क्योंकि इसका सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि इसका कोई सिस्टम नहीं है, ठीक। और देखो इसकी एक इसमें पॉजिटिविटी अगर देखना चाहो तो क्या है, पॉजिटिविटी ये है कि आप इस एग्जाम से कभी, मतलब जो यूपीपीसीएल है, इस डिपार्टमेंट से कभी बोर नहीं होंगे, कभी थकेंगे नहीं, इसमें हमेशा नया नया ट्विस्ट होता है। कैसे, अगर एसएससी आपने एग्जाम दिया होता तो भैया 2 साल 3 साल हो जाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं आती है, लंबे। अभी 2018 का हुआ था, जो जेई 2019 से पहले आया था, 18 वाले का ज्वाइनिंग तक नहीं आई। मेरे साथ वालों ने एसएससी निकाल रखा है, उन्होंने 1 साल नौकरी कर ली यूपीपीसीएल में, लेकिन एसएससी की ज्वाइनिंग नहीं आई अभी तक 18 वाले की, तो वो परेशान है। अभी इसमें क्या होगा, ये आपको परेशान नहीं होने देते बिल्कुल। आपको जब भी लगा रहो ना आप टूट रहे हो, तो ये छोटा सा नोटिस डाल देते हैं, ये लो खुश हो जाओ, तो आप तुरंत बूस्टअप हो जाते हो। अरे भाई, अभी जैसे इनका डेट सीट का आ गया, अब क्या पता ये कहते हैं डेट सीट नहीं है, गलत है, हम आगे एग्जाम करा लेंगे, तो परेशान नहीं हो रहा। और ये एग्जाम बहुत अच्छा है, ये आपको कभी बोर नहीं होने देगा, ये विभाग कभी बोर नहीं होने देगा, इसमें कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट चलता रहता है, इसलिए परेशान ना होइएगा। ये बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है कि आप अगेन चार्जअप हो जाते हैं, बट ये थोड़ा सा परेशानी होती है कि हम जो माइंड सेट करते हैं उस सबसे नहीं हो पाता है। मुझे तो अगर बी ट्रोली अभी तक तो थोड़ा हंसी मजाक में था, इन्हें प्रॉपर सिस्टम से एग्जाम लेना चाहिए और एक डेट डिसाइड कर लें, मैं इस डेट को लेना है, जिससे बच्चे प्रिपेयर्ड हो जाएं। क्योंकि ऐसा होता है जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखा होता है उसका क्या होता है, जब एक पीक टाइम हो जाता है तो उसकी फिर प्रिपरेशन बिगड़ने लगती है, वो परेशान होने लगता है, विचलित होने लगता है। तो भी परेशान नहीं होना, इस पर भी मैं बात करूंगा अभी आगे, ठीक है। तो इंजॉय करिए, मैं यही कहूंगा, बस अभी स्टार्ट में इंजॉय करिए इस प्रोसेस को। ये यूपीपीसीएल मतलब जो आपको, आप अंदर आओगे ना इसके अंदर, तब तक ये आपको इतने, मैं पीछे पलट के देखता हूँ इसने कितने हमें पापड़ बेला है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि इसने हमें कभी बोर नहीं होने दिया, होप नहीं तोड़ी। अब सोचो एसएससी वाले का जब कोई अभी 1 साल पहले रिजल्ट आ चुका है और अभी तक कोई अता पता नहीं है, ना नोटिस आता है ना कुछ आता है, कम से कम साला ये बीच बीच में नोटिस तो देता रहता है। हमें जान तो रहती है कि हम पढ़ रहे हैं, वो किसके लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, हमें लग रहा होता है कि हाँ यार हम पढ़ रहे हैं, तो यानी कि किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को दिमाग में पॉजिटिव रखिएगा, एकदम घबराइएगा नहीं कि ये डेट सीट वो डेट सीट आ रही है, ये एग्जाम बेकार है। यकीन मानिएगा, इंडिया में, मैं आज की डेट का कह सकता हूँ, इंडिया में मुझे इकलौता अभी एग्जाम मुझे यही लगा यूपीपीसीएल, जो मुझे विद इन 6 मंथ ज्वाइनिंग दे दिया। समझ रहे हो ना। आपको याद हो तो ये शायद सितंबर में एग्जाम हुआ था हम लोग का 2019 का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ चुका था और मेरी 17 अप्रैल की ज्वाइनिंग थी। अगर कोविड ना आया होता तो मीन्स विद इन 6 मंथ मुझे ज्वाइनिंग दे दिया था ये। तो ये एक यूपीपीसीएल ऐसा एग्जाम है, आपको ज्वाइनिंग विद इन टाइम दे देगा। इसकी प्रोसेस आपको लगेगा थोड़ा ये ऊट पटांग है, लेकिन ये हर एक लेवल पे काम होता है इसमें, ठीक है। अभी TG2 का भी रिजल्ट आ चुका है, इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी रिजल्ट आ चुका है, तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा। ये बस ये इतना ही दे रहा है कि एग्जाम नहीं ले रहा है। इसका जिस दिन एग्जाम हुआ, बैक टू बैक तुरंत 1 मंथ बाद डीबी, फिर इसके बाद फाइनल डीबी, देन ज्वाइनिंग। तो बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज को, ठीक। पहली चीज क्लियर, परेशान होना नहीं है बिल्कुल, डेट सीट से बिल्कुल घबरानी है ना, बस को तैयारी करती रहनी है। तो मैंने 9 मिनट का अभी तक वीडियो बना चुका हूँ, इसमें सिर्फ अभी तक मुझे ये लग रहा है अब बकवास हो गया है। तो अब काम की बात कर लेते हैं। काम की बात देखो ये रहेगी, मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जिसपे मुझे बात करनी है। पहला तो ये है कि हाउ टू गिव अ फिनिशिंग इन प्रिपरेशन। अब आप एंड ऑफ द टाइम चल रहा है यूपीपीसीएल का एज अ जेई, तो आप अपनी प्रिपरेशन को फिनिशिंग कैसे दें। क्योंकि अभी क्या होता है, जब डेट सीट आती है तो हम क्या होते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। जैसी डेट सीट आई, तैयारी पूरी होती है, सब कुछ होता है, हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, बट क्या अब क्या लगता है, ये रिवाइज वो रिवाइज, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ये मॉक देना है, और एक तो नॉन टैक करना है। अबे भाई करंट अफेयर रह गया, करंट अफेयर में क्या करना है, जीएस में कैसे लाने। तो ये ना चीजें हड़बड़ा जाती हैं। जबकि आप तैयार हो चुके होते हैं, बस
बढ़ाना मेरा फिनिशिंग कैसे दें हम अपनी तैयारी को, तो फिनिशिंग कैसे देनी है उसमें मैं अभी बात करूंगा। दूसरा मैं बात करूंगा जो बचे कुछ दिन है ना, 8, 10, 5, 7 जो भी बचे हैं, 15 दिन 20 दिन जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, उसमें प्रिपरेशन कैसे करनी है उस ड्यूरेशन में। ठीक, आज मैं नोट कर लिया क्योंकि मैं जब मैं बात करता हूँ तो निकल जाता हूँ मैं कहीं और। ठीक है, तो नोट कर लिया। तीसरा मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। जब आप पेपर देने जाओ तो आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं कोशिश करूंगा पेपर से 1-2 दिन पहले एक वीडियो बना दूं, बट पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक, नेक्स्ट फाइनली आता है हाउ टू क्रैक अ यूपीपीसीएल एंड ज्वाइन यूपीपीसीएल। ठीक है ना, और आपको मौका मिल सके इस विभाग में काम करने का, और हो सके तो शायद हमारे डिवीजन में आ जाओ, हमारे साथ हम लोग काम करेंगे। ठीक, तो पहला देखो यूपीपीसीएल जान लो क्या है। यूपीपीसीएल बहुत शानदार जॉब है, एकदम जिसे कहते हैं रौले वाली। लेकिन इसमें एक चीज है, जितने प्रॉस हैं उतने कौन से हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत, जितना आपका रौला है, जैसे हम कहते हैं एकदम एक नेम फेम सब कुछ है आपके पास, एक पावर है, ठीक है, तो उतने ही कॉन्सिक्वेंस हैं इस जॉब में, याद रखना। नहीं तो आप कहोगे साहब अंदर हम आ गए, अब आप बता रहे हो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसमें उतने कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, उतने आपको इसमें अपोज भी झेलना पड़ता है। अब आप जब किसी की एफआईआर करते हो तो वो पर्सनली हो जाती है, जब किसी का कनेक्शन काटते हो तो वो आपको पर्सनली ले लेता है कनेक्शन। ठीक है, और ये जॉब थोड़ी पर्सनल जॉब है, पब्लिक जॉब है। आप पब्लिक के चहेते बन के रहना चाहोगे, बन जाओगे बिल्कुल, जब आप उनके लिए अच्छा काम करोगे चहेते बन जाओगे। और अगर उनके लिए चहेते बनना चाहते हो तो हम उनके लिए काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक पब्लिक सर्विस में आ रहे हैं, और वो भी इमरजेंसी सर्विसेज। तो बात कर लेते हैं, पहला मैंने जॉब के बारे में बता दिया। यूपीपीसीएल क्या है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा तीनों सेक्टर को जज करता है। 3 नहीं, अब तो पहले 2 रह गए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आता है ये ओनली। ठीक है, और जो उत्पादन है वो अलग हो चुका है, यूपीआरमीएल वो 2000 में अलग हो गया था। तो अभी ये 2 सेक्टर रह गए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी जो पोस्टिंग हुई है तो ट्रांसमिशन में हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन में हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन में आगे भी आपकी पोस्टिंग 2-3 जगह पे होती है, तो वर्कशॉप में होगी या टेस्ट में होगी, यानी कि मीटर डिपार्टमेंट, या डिस्ट्रीब्यूशन में होगी। ठीक है, ये 3 जगह यहाँ होती हैं। ट्रांसमिशन में आप ट्रांसमिशन में रहोगे, ट्रांसमिशन में भी सेम ऐसा ही होता है। जब ट्रांसमिशन में जाते हो तो आप टेस्ट के भी जही हो सकते हो। ट्रांसमिशन में आप एक ट्रांसमिशन में एक पूरा बिजली घर देख सकते हो। ठीक, ऐसा हो सकता है। बाकी चीजें जब अंदर आ जाओगे तब बताएंगे, सारी चीजें बाहर बैठ के पता ना चलती। ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं हाउ टू गिव फिनिशिंग इन अ प्रिपरेशन। तो भैया प्रिपरेशन देनी है तो क्या करो, पहले हम बात कर लेते हैं जिन्होंने कोचिंग कर रखी है। ऐसा है, देखो जिसने कोचिंग कर रखी है वो चुपचाप जो पढ़ रखा है उस पर कॉन्फिडेंट रखो। जिन्होंने कोई भी कोर्स लिया है, कोचिंग कर रखी है, ठीक है, और जो एमसीक्यूज पहले से लगा रहे हैं, जो आज से 6 महीने पहले या फिर 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने 2019 नहीं निकाल पाया वो 2019 से लगातार लगे हुए हैं अभी तक 2021 तक, और उन्होंने होप नहीं खोई है, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। ये आपके लिए मौका है, ये आप ही अंदर आओगे इसमें, क्योंकि आपने होप नहीं खोई है। और परेशान नहीं होना, अगर परेशान होगे तो ये सब बिगड़ जाएगा। देखो करना क्या, आपने प्रिपरेशन कर रखी है, सब डन है, एवरीथिंग इज डन। आपको कुछ नहीं करना, बस उसको सेटल करना है माइंड में। मैं आपको पिछली बार भी बताया था, बस आपको सेटल करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आपको फिल्टर करना है, ठीक है ना। आप फिल्टर आपने कर लिया होगा, मैं मान रहा हूँ कि आपने फिल्टर सब कर लिया होगा। आपको जो नहीं आता है आपने उस पर पकड़ बना ली होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आप जो आपने किया है उसको सेटल करना है माइंड में, ठीक। उसका प्रॉपर एक रिवीजन करना है, प्रॉपर हमें एक मॉक देना है, उसका मॉक टेस्ट देना है, हमें नॉन टैग पे भी फोकस करना है, ठीक। यही सारी चीजें आती है ना। नॉन टैग में हमें रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर, इन तीनों पे फोकस करना है, और बाकी हमारा टेक्निकल पूरा पड़ा हुआ है। अब ये सारी चीजें ना खिचड़ी बना देती हैं एंड ऑफ द टाइम। मानो ये चीजें हमें सारी सफल करने लगती हैं कि क्या करें, परेशान हो जाते हैं। जिसकी अच्छी प्रिपरेशन होती है वो ज्यादा परेशान हो जाता है, ये यकीन मानिएगा। जितनी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी वो उतना ज्यादा परेशान होता है, जितनी कम होगी वो उतना कम रिलैक्स रहता है, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, क्योंकि ज्यादा प्रिपरेशन वाले को क्या होता है, मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया, अब क्या बचा है पढ़ने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है उसके लिए, अब क्या बचा है पढ़ने के लिए, अब क्या पढ़ूं मैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हो, आपने कोचिंग कर रखी है, आपने प्रिपरेशन की है कहीं से, और आप पीछे भले ही कोचिंग ना की हो, आपने पिछले 2 साल से कंटिन्यूअस तैयारी कर रखी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। अब जो मैंने इसमें कुछ लिख रखा है वो देखो जरा, क्या करना है। अपने आप को पहले रिलैक्स करो बिल्कुल, ठीक है ना, हड़बड़ाना बंद करो। ये सबके साथ कॉमन चीज है, सब परेशान होते हैं टाइम, और जो अपने आप को बैलेंस कर लेता है इस टाइम पे वो पार कर जाता है उस बाउंड्री को। तो क्या करना है आपको, जो आपके नोट्स हैं दिमाग में रखो। हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई एग्जाम आता है हमें उसका रिवीजन करना होगा, ठीक है ना। इससे कोई भी चीज अगर हमसे छूटे ना एग्जाम में, जितना हमने पढ़ रखा है कम से कम उतना हम एग्जाम में आउटपुट दे सकें। क्या रहता है,
सोचो अगर आपने कोचिंग या पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बस आपको उस पर कॉन्फिडेंट रहना है कि जो भी आना है उसके अंदर से आना है। अगर 10-20 क्वेश्चन आउट ऑफ चले भी जाते हैं, लाइक दैट लास्ट टाइम हुआ था पीएलसी स्काडा वगैरह से क्वेश्चन आ गए थे, तो उन्होंने क्वेश्चन ने क्या बिगाड़ लिया? किसका क्या बिगाड़ लिया मुझे ये बताओ? मेरा ही क्या बिगाड़ लिया? मैंने पीएलसी का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया, मान लो, ठीक है, आए थे 5 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए, स्काडा के 5 आए थे मैंने नहीं कर पाए, मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे। उसके बाद बताओ 20 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो मैंने कभी पढ़े ही नहीं थे, ठीक, 30 क्वेश्चन निकाल दो, 120 क्वेश्चन बचे ना। और टेक्निकल की आपको पता है जो पीएलसी स्काडा वाला पेपर है उसकी कट ऑफ क्या गई थी? बिलो 100 रही थी। टेक्निकल की बता रहा हूं मैं, जिसके टेक्निकल में 100 नंबर से भी कम आ गए ना वो सिलेक्ट था। तो हड़बड़ाओ मत बिल्कुल, जो आपने पढ़ रखा है वो आपने बेस्ट पढ़ रखा है और आप उसे निकाल दोगे, बस उस पर कॉन्फिडेंट रखो। ज़्यादा अगर वो नहीं कहते ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करोगे तो वो होशियारी सारी वहाँ निकल जाती है, तो परेशान ना हो बिल्कुल। तो क्या करो, सबको समराइज करो, जो आपने पढ़ रखा है कॉन्फिडेंट रहो, ऑल गुड, बस उससे कुछ ना छूटे। जो आपने पढ़ रखा है उससे अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो वो आपकी गलती है, वो ना एग्जामिनर की गलती है, ना यूपीपीसीएल की गलती है, ना वो मेरी गलती है, ठीक। अगर उससे एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो जो आपने पढ़ रखा है पहले उसे स्ट्रांग करो, उसे बिल्कुल रिवाइज करके एकदम फिनिश कर दो। और उसको करना कैसे मैं आपको बताऊं, उसके पेयर बना लो अपने सब्जेक्ट्स के, एक टफ सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट। लाइक दैट मैंने आपको एक एग्जांपल दूं, आपने मशीन लिया, मशीन के साथ क्या करो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट उठाओ, उसको कंबाइंड करके आप रिवीजन करो। डेली 2 घंटे देने बस दोनों में एक साथ। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख रखी हो, अगर आपने शॉर्ट नोट बना रखे होंगे तो आपको हार्डली मशीन जैसे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए 2.5 घंटे चाहिए, मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे मशीन जैसे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, अगर आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं तो। और एनालॉग जैसे के लिए तो मैंने अपने शॉर्ट नोट से मैं आध घंटे में कर देता रिवाइज। इलेक्ट्रॉनिक्स को तो मैं आराम से आध घंटे में कर दूंगा रिवाइज, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जिसने शॉर्ट नोट बना रखे, देखो मैं उस पर भी आता हूँ, जिसने शॉर्ट नोट बना रखे हैं उनके लिए भी, और नहीं बना रखे तो परेशान ना हो। देखो अब आप 2 दिन में बना तो लोगे नहीं, ना बना पाओगे, ठीक है। जिसने बना रखे हैं उनके लिए बेस्ट है, जिसने नहीं बना रखे तो कोई बात नहीं, आपके पास नोट्स होंगे उनसे सफिशिएंट रखो, ठीक है। बस आपको इसको ऊपर से देखते जाना है। देखना क्या है, जो आपको देखो, जैसे आपने मशीन में पढ़ा आर्मेचर रिएक्शन, आपने टॉपिक पलट गए पेज, आर्मेचर रिएक्शन मिला, आपको पता है आर्मेचर रिएक्शन को ये होता है, आपको पूरा डीप नहीं पढ़, मतलब जो उसमें एक लाइन नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। आपने अंडरलाइन जरूर कर रखा होगा कि अच्छा ये होता है, जीएनए यहाँ होता है, एमएनए यहाँ होता है, ये यहाँ होता है, ये इस डायरेक्शन में जाता है, ये इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ना। तो बस आर्मेचर रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट। अब एक लाइन करके पढ़ोगे कि आर्मेचर रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द, तो ऐसे करके ना एज और दा पढ़ोगे तो ऐसे नहीं, बस इंटेलिजेंटली रिवाइज करना है, मेन पॉइंट्स को पकड़ना है। सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाओ, मेजरमेंट, एनालॉग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो हमारा पावर सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कंबाइन कर लो। देखो पावर सिस्टम एक बड़ा सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी उसमें थोड़ा रहता है, थ्योरी भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा छोटा सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसके साथ आराम से रिवाइज हो जाएगा। जैसे आपने सर्किट थ्योरी लिया, सर्किट थ्योरी पूरा कैसा कुछ है सॉल्व करने वाला, ठीक है ना, उसको रिवाइज करने के लिए उसमें थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है, उसको आपको रिवाइज करना है। उसके साथ एक पेयर बना लो यूटिलाइजेशन का, यूटिलिटी का पेयर बना लो। तो ऐसे करके दो सब्जेक्ट्स का पेयर बना लो, उसको डेली अपने शेड्यूल में डाल लो कि हमें ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है, ठीक। ये एक चीज हो गई। दूसरा, जो तैयारी कर रखे हैं पहले से उनके लिए एक मॉक डेली बहुत जरूरी है इस समय। डेली एक 200 नंबर का मॉक टेस्ट देना है, एनी हाउ, एनीवेयर, एनी टाइम, विच मतलब वट एवर टाइम विच इज फॉर योर कंफर्टेबल, ठीक है ना। तो उस टाइम में आपको वो एग्जाम देना है 2 घंटे का। और देखो जस्ट 2 घंटे के देने के बाद आध घंटे आराम से खाओ पियो रेस्ट करो, आध घंटे बाद उस एग्जाम को लेके बैठ जाओ। आपको 1 घंटे एनालिसिस करना है कि आपका कहाँ गलत हुआ है, कौन सा पोर्शन गलत हुआ है। जो सा पोर्शन गलत हुआ वो तुरंत उठाओ अपने नोट्स और निकालो, तुरंत उस टॉपिक को रिवाइज मारो, उस टॉपिक को एट अ टाइम क्लियर। ये डेली की ड्राइव हो जाएगी, ठीक। ये तो हो गया टेक्निकल का। अब आप सोचोगे साहब मैं एमसीक्यूज नहीं लगाने, ठीक है ना, एमसीक्यूज लगाने की नहीं लगाने हैं। आप अगर टाइम बचता है तो एमसीक्यूज लगा लो, वरना मॉक लगाते रहो, सफिशिएंट है, ठीक है ना। आप अगर और टाइम है पास तो आप एक और मॉक लगा लो। यूपीपीसीएल का मॉक नहीं मिल रहा है तो एसएससी का लगा लो, एसएससी का नहीं मिल रहा है तो डीएमआरसी का लगा लो, डीएमआरसी का नहीं मिल रहा है तो मतलब आरबीएनएल का लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, घूम फिर के इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक। तो ऐसा कर लो। इसके बाद देखो क्या रहता है, मॉक के बाद मैंने क्या डिस्कस किया था, हाँ, नॉन टैग आता है।
जो देखो नॉन टेक में क्या करना है, आपके 20 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग, ठीक है ना, टोटल 50 नंबर का आता है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन जीएस और 10 क्वेश्चन हिंदी के। हिंदी का लोड नहीं लेना बिल्कुल ही, हिंदी बिल्कुल लोड नहीं लेना है। आप अगर सिर्फ 10th करके आए हो ना और आपने थोड़ी भी हिंदी पढ़ रखी होगी और हल्का सा रिवीजन कर लिया इस टाइम पे, आपने जो भी अपने तैयारी करते टाइम अपने हिंदी के नोट्स वोट्स जहाँ से भी कलेक्ट किया होगा, ठीक है, जैसे यूपी पुलिस वगैरह और ये लेखपाल वगैरह के होते रहते हैं, इनमें हिंदी आती है, तो ये भी नोट्स अगर आपको कहीं से अरेंज हो जाए तो इनको भी ले लो। तो 2-4 टॉपिक होते हैं उनको बस कर लो, जैसे संधि हुआ, ठीक है, अलंकार हुआ, ये टॉपिक होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं उनको शायद कमेंट वगैरह में कहीं भी डलवा दूंगा, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। वो टॉपिक अभी मुझको इतना रिमेंबर नहीं हो रहा है, ठीक। तो हिंदी को लोड नहीं लेना। अगर आपने थोड़ी भी हिंदी पढ़ रखी है तो आपके 10 में से 6 से 7 नंबर कहीं नहीं गए, मोटे मोटे बता रहा हूँ मैं, 6 से 7 नंबर कहीं नहीं गए। 5 नंबर तो आप जो बिना पढ़े जाएगा वो अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक। 6 से 7 नंबर कहीं नहीं गए, वो पक्के हैं आपके। हिंदी में टेंशन लेनी नहीं है। दूसरा आती है जीएस और रीजनिंग। जीएस आपकी स्किल्स पर डिपेंड करती है, आपने अभी तक क्या पढ़ रहा, पिछले 1-2 सालों में आपने कितना आपको तैयार किया है, पिछले 6 महीने या फिर 1 साल में कितना आपने जीएस पे फोकस किया है, करंट अफेयर कितना आपने फोकस किया है, वो उन सब पैरामीटर पे डिपेंड करूंगा। मैं कोई आपको 2 दिन में कोई गुट्टी नहीं दे दूंगा जिससे आपका पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाए, ठीक है। आप पूरी जीएस आप रट मारो, पूरा ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी सब रट मारो, नहीं हो पाएगा बाबू, ऐसे नहीं हो पाएगा। जीएस के लिए टाइम मांगता है, जीएस को टाइम चाहिए। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज होगी तो आप जीएस के 20 में से 7-8 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक। अगर आपने थोड़ा भी करंट अफेयर फोकस कर रखा है तो आप 15 तक स्कोर कर सकते हो, 12, 13, 15 तक स्कोर कर लोगे। और रही बात करंट अफेयर की, तो इस समय आपको क्या करना है करंट अफेयर के लिए, जो मुझे लगता है इस समय देखो ऐसा होता है, ये करंट अफेयर के जितना यूपीपी से डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैंने जहां तक देखा है, ये मोटे मोटे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। करेंसी कैपिटल जरूर देख लेना, ठीक है ना, और कुछ स्टेट्स की कैपिटल वगैरह भी देख लेना। और आपको अभी शायद इन्होंने कैबिनेट वगैरह भी चेंज किया है, जो कैबिनेट मंडल का विस्तार किया है ना सेंट्रल में, उसको भी देख लेना एक बार, ठीक। और यूपी से आप सोचो कि यूपी की जीएस आए तो यूपी से ऐसा कुछ खास नहीं पूछता ये, ठीक है ना, नॉर्मल जीएस रहेगी, इतना परेशान ना हो। करंट अफेयर के लिए आप क्या कर लो, वीडियोस पड़ी होती हैं, स्टडी आईक्यू वगैरह, इनकी क्या होती हैं, स्टडी आईक्यू और भी चैनल हुए, ये 1-1 घंटे के सेशन बना देते हैं कि हमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन ऑफ 6 मंथ, ठीक है। ऐसे ये इसके लिए बता रहा हूँ जिसने ज्यादा करंट अफेयर तैयार नहीं कर रखी है। देखो नहीं कर रखी तो आप 1-1 महीने का, आप 1-1 दिन का तो नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, अपने आप का कॉन्फिडेंट बरकरार रखने के लिए आप ऐसे वीडियोस देख लो। ऐसे वीडियोस को आप सुबह टाइम, खाना खाते टाइम, ठीक है ना, खाना बनाते टाइम, जो इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं और खाना खुद ही बनाते हैं, उस समय हेडफोन लगाए और एक तरफ चलने दिया करो, ठीक है ना, आराम से सुनते रहो। तो करंट अफेयर ऐसे आप तैयार कर लो वीडियो वाइज, मुझे जो लगता है। रही रीजनिंग की बात, रीजनिंग के लिए आप कम से कम ही तो डेली 1 घंटा निकालो प्रैक्टिस का। अगर आप अभी भी उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करो। 10 से 12 टॉपिक हैं, 10 से 12 दिन में आप खत्म कर दोगे। 1 घंटा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ डेली उनकी, मतलब क्या करो आप उसके लिए, हाँ उसके लिए आप क्या करो, जो 50-50 क्वेश्चन की एसएससी की वो आते हैं, सेट्स आते हैं, सेट कि 50 क्वेश्चन का सेट, जैसे जो एसएससी जेई वाले हम लोग तैयार करते हैं ना, एसएससी जेई वाले 50-50 क्वेश्चन के सेट उठा लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो डेली, बहुत है, उसमें से फंस जाएगा। एक आध क्वेश्चन अभी क्या हुआ, चार्ट आर्ट वाले आने लगे हैं इसमें रीजनिंग के, तो उन्हें देख लेना, चार्ट वाले जो फ्लो चार्ट वाले होते हैं उनको देख लेना। तो रीजनिंग का कोशिश करना आपका 20 आउट ऑफ 20 रहे स्कोर, एनी हाउ 20 आउट ऑफ 18 चलेगा, मतलब 18 चलेगा, लेकिन 20 आउट ऑफ 15 नहीं चलेगा। 20 में से 18 या 20 तक आने चाहिए नंबर, मुझे मेरा तो मानना है, ठीक है ना। तो आपका अगर मैं मोटा मोटा हिसाब किताब लगाऊं, अगर रीजनिंग में आपके 18 आ जाते हैं और हिंदी में आपने 7 नंबर ले आए, ठीक। उसके बाद रही बात जीएस की, आप 20 में से सिर्फ 10 ले आओ, मैं ये कह रहा हूँ करंट अफेयर तैयार करके, तो ये आपके नंबर हो जाते हैं 18, 19, 20, 25, 10, 35 नंबर आपके नॉन टेक हो गए, जो कि बेस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, बेस्ट है। और मैं रियलिटी बताऊँ ना, 35 ही मेरे आए थे इस बार नॉन टेक में, ठीक। तो 35 नंबर आपके ये हो जाएंगे डन। 35 यहाँ का टारगेट लेके चलो, सफिशिएंट आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 35 आप नॉन टेक में ले लो, 35 प्लस रखो, 35 से नीचे नहीं आना है, एनी हाउ किसी तरीके से नीचे ना आना। उसके बाद अब आता है हमारा टैक, 150 क्वेश्चन आते हैं। ये इस टाइम पे डिपेंड करेगा आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो, कितना अच्छा मॉक लगा लेते हो और अपनी कितनी अच्छी रैंकिंग इंप्रूव कर लेते हो, ठीक है। देखो इस एग्जाम में क्या फंडा है, टाइमिंग का कोई लफड़ा है नहीं है, टाइमिंग का कोई लफड़ा नहीं है इसमें। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, लेट के करो पेपर, एक बार नहीं 2 बार अटेम्प्ट करो पेपर।
तो टाइमिंग का कोई लफड़ा नहीं, बस आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, याद रखना। जब भी मॉक दे रहे हो तो तैयारी कर ली है अच्छी, जो मॉक दे रहे हो अपने आप एक्यूरेसी पे काम करना। जहां टॉपिक गलत हो रहे हैं उनको तुरंत अपने नोट्स उठाओ, उनको टॉपिक को रिवाइज कर मारो, खत्म करो, ठीक है। तो इतना आपको फोकस करना है। मैंने क्या बताया, रिवीजन पेयर बना लो सब्जेक्ट्स के, उनको रिवीजन डेली करना शुरू कर दो। टारगेट रखो हमको ये शाम तक ये सब्जेक्ट खत्म करना है। अब ये नहीं पूरे दिन लेके बैठ गए भैया, पूरे सुबह 6 बजे उठे, शाम को 6 बजे तक वो सब्जेक्ट खत्म हुआ, सिर्फ जल्दी खत्म करना है। सिर्फ मेन जो आपको टॉपिक्स आपको लग रहा है हम ये भूल जाते हैं, ये टॉपिक मेरा पक्का नहीं है, तो उन्हें ही पढ़ना है, वरना सब में एक एक नजर मार के आगे बढ़ते रहो। मेरा कहने का मतलब बस इतना है, आप ये रखो। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब पेयर बना लोगे ना, तो आपको सपोज हमारे पास टॉप 10 सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो मैं और डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपने एक पेयर बना लिया मशीन और एनालॉग का, आपने दूसरा पेयर बनाया पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपने तीसरा पेयर बनाया मेजरमेंट और मैंने क्या बनाए थे, सपोज आपने एक पेयर बना लिया मेजरमेंट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। हाँ, सपोज आपने पेयर बना लिया मेजरमेंट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक। आपने सर्किट थ्योरी और पेयर बना लिया यूटिलाइजेशन का। जब इस तरीके से आप पेयर बना लोगे, और एक पेयर आप बना लो, इधर हमारा सब्जेक्ट कोई छूट रहा है क्या, आप मान लो, क्योंकि मैं डायरी वायरी आज सब तैयार करके बैठा हूँ, आज तो बढ़िया से बताऊंगा, है ना, ठीक है। चलो, तो जैसे आप ये पेयर बना लोगे, आप एक बना लेना कंट्रोल सिस्टम और माइक्रो का पेयर बना लो, माइक्रो प्रोसेसर का। इसमें हल्के से टॉपिक रहेंगे, आप एक दिन में खत्म कर दोगे, 2-3 घंटे में दोनों सब्जेक्ट। फिर उनको क्या करना, जैसे आप आपको 5 से 6 दिन चाहिए, जब आपके 5 पेयर बनेंगे मेरे हिसाब से, तो 5 दिन बाद आप क्या करना, इनका रोटेशन कर देना, फिर से रोटेशन कर देना, मतलब पीछे से चलने लगा। अब इससे क्या होगा, आपके सारे सब्जेक्ट दिमाग में टच में आ जाएंगे। मेरा बस कहने का मतलब यही है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हर एक सब्जेक्ट हर दिन आपके दिमाग में घूमना चाहिए, एक भी सब्जेक्ट से आप ना छूटो। जब आप मॉक में डेली इसलिए कर रहा हूं, जब आप मॉक देंगे तो आप हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक से टच हो जाओगे, ठीक। तो ये आपको डेली देना है, और आपको पेयर बना के रिवीजन करना है, वो भी डेली, ठीक। नॉन टेक मैंने बता दिया कैसे करना है, वो आपको कर लेना है। अब दूसरे वो लोग आते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करी, जिन्होंने कोचिंग वोचिंग नहीं कर रखी, और जो पिछले अभी 2-4 महीनों से लेके बैठे हैं, और जो तैयार कर रहे थे एग्जाम आने का। मतलब कुछ लोग जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ तैयारी करते हैं, तो उन्हें इस चीज की डोज की जरूरत होती है ना। देखो, आप लोग भी परेशान ना हो, हालांकि आप उतने स्ट्रांग ना हो, शायद जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं आप उसे बीट ना कर पाओ, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए और आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ इम्पॉसिबल नहीं है, लक भी एक फैक्टर होता है। आप थोड़ी मेहनत थोड़ा लक मिलके दोनों काम कर जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर जॉब कर रहे हैं और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आपने कुछ ज़्यादा उतना मन नहीं लग रहा, तो अभी एग्जाम आया, तो अभी आपका भूत जाग गया है कि अब मेरे को जेई बनना है, अब मैं जेई बन के रहूँगा यूपीपीसीएल का। तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट बिल्कुल रिलैक्स रहो, तुम भड़बड़ाओ ना ज़्यादा। अभी तुम लोग क्या करने लगते हो, जब मैं भी जॉब कर रहा था उस टाइम प्रिपरेशन करता था, तो मैं इस समय वीडियो खोजने लगता था। अच्छा, क्रैश कोर्स आ गया, अगले 7 दिनों में यूपीपीसीएल क्रैक, अब मैं उस क्रैश कोर्स को फॉलो करने लगता था। एक दिन एक वीडियो देखता था, पूरे 2-4 घंटे 5-5 घंटे देखता था, ठीक है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो, अगर आपको जो बेस्ट लगता है, जो यूट्यूबर बेस्ट है, आपको करा रहा है तैयारी, तो उसका हाथ पकड़ लो, ठीक है। जैसे हमारे जो इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून वाले हैं, वो ऐसे कोर्सेज लाते रहते हैं, तो उनका साथ ले लो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, सॉरी मैं कहना भूल गया, उनके जो सभी के लिए, ये सभी के लिए है, जो हमारे ऐसे इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून है, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बेस्ट हैं कंटेंट में, आज बहुत अच्छा देते हैं। तो अगर वो कुछ ऐसी वीडियोस लाते हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं डेली, तो उनको फॉलो कर लेना, ठीक है ना। ये इसलिए है क्योंकि हर एक बच्चा अगर उन्हें फॉलो कर रहा है, तो आप पीछे मत रह जाओ, आप उन्हें भी फॉलो करना, उनके अटेंड करके उनके क्वेश्चन को डेली रिवाइज करते रहना उनके साथ ही, ठीक, उनको सबके लिए। दूसरा, जो तैयारी नहीं की है उनको क्या करना है, आपको तैयारी तो देखो भैया किए नहीं उतनी अच्छी, तो बस इतना करो, जो बचे हुए दिन हैं उनमें अगर कोई नोट्स मिल जाए किसी के, ठीक है, हालांकि खुद के नोट्स काम आते हैं, अगर नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाए तो उन्हें ले लो और रिवाइज करने लगो, ठीक। आप दूसरा सिस्टम क्या करो, जो तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आप क्वेश्चन पे फोकस करो, आप पे जितने ज्यादा क्वेश्चन लग पा रहे हैं आप वो लगाओ, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो। आप बुक्स ले लो क्वेश्चन वाली, यूथ ले लो,
ज़्यादा नहीं, यूथ ले लो आप, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उनको डेली 200-400 क्वेश्चन लगा दे दो, डेली 400 क्वेश्चन लगाओ। मैं तो कहूँगा डेली 400 क्वेश्चन का टारगेट लगाओ कि हमें ये एनी हाउ शाम तक लगाने हैं 400 क्वेश्चन, ठीक। और बाकी नॉन टेक जो मैंने बता दिया उस हिसाब से क्लियर कर लो। तो यही आपका एक चारा हो सकता है एग्जाम में थोड़ी एक लेवल बनाने का, उस बच्चे को टक्कर देने का जो पिछले 2 साल से लगा हुआ है, जो 2019 का एग्जाम टारगेट किया था उसका नहीं निकल पाया और वो 2021 में दोबारा बैठ रहा है। तो उसको तो फाइट देने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, आपको कम से कम नहीं तो 400 क्वेश्चन पर डे लगाओ। और वो भी ऐसे नहीं, मेरी बात सुन लो ध्यान से, आपको उनका भी पेयर बनाना पड़ेगा। मतलब आपको उन 400 क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा। आप यूथ की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ले लो, मेरे हिसाब से अभी के लिए ये ठीक रहेगा क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है। तो उसमें क्या करो आप, 50 क्वेश्चन अपने सीटी के लिए, 50 क्वेश्चन मेजरमेंट के लिए, 50 क्वेश्चन मशीन के लिए, 50 क्वेश्चन अपने पावर सिस्टम के लिए, आपने 30 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, 30 क्वेश्चन यूटिलाइजेशन के लिए, 30 क्वेश्चन आपने एनालॉग के लिए, 20 क्वेश्चन डिजिटल के लिए, 10 क्वेश्चन कंट्रोल के लिए और 10 से 15 क्वेश्चन माइक्रो के लिए। इस तरीके का पूरा एक वो बना लो, एक मतलब उससे कहते हैं ना एक स्ट्रक्चर बना लो कि मुझे इतने क्वेश्चन डेली लगाने हैं। इससे क्या रहेगा, आप हर टॉपिक से आपका माइंड डेली डील करेगा और हर टॉपिक में आपका माइंड डेली चलेगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, जो मुझे लग रहा है आपको करीब ला पाएगा एग्जाम के, जो बेस्ट तरीका है, ठीक। और बाकी जो तैयारी और अच्छी करना चाह रहे हैं वो डेली जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी बेहतरीन होगी इस समय, ओके। हाँ, मॉक आपको अगर आप डेली नहीं लगा पा रहे हो तो कम से कम 3 दिन में 2 दिन का गैप करके एक मॉक दे दो, ठीक है। अगर आप डेली क्वेश्चन 400 लगा रहे हो तो आप 2 दिन का गैप करके एक मॉक दे दो, लेकिन उसको मॉक को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मॉक को एनालिसिस जरूर करना डेली, जो आप मॉक से उसको 1 घंटे बाद बैठ के पूरा एनालिसिस कर लो, मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं, ठीक। दूसरे ये दोनों तरीके के मैंने लोग निपटा दिए जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी, जिन्होंने अभी मतलब थोड़े जोश में आके तैयारी करना। फिर तीसरा मैं बात कर लेता हूं, जो मैं आपसे बात किया था एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ये है पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि आपको पेपर 1 टाइम में अटेम्प्ट नहीं करना है पूरा, ठीक है। पेपर आपको 3 टाइम में अटेम्प्ट करना है, 3 साइकिल चलेंगी, 1 2 3। जो आप अभी से प्रैक्टिस करोगे, जब आप मॉक दोगे उस दिन जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आप आज से ही जब से मॉक दे रहे हो उसी दिन से लग जाना कि आपको किस तरीके से वहां पे जाके परफॉर्म करना है। तो उसके लिए देखो क्या करो, सबसे पहले क्या करना है समझो ध्यान से। जैसे ही आपके पास जब मॉक दोगे अभी से शुरू कर देना। अगर आप कल दे रहे हो कि एग्जाम कोई मॉक देना तो वहां अप्लाई करना कल ही। जैसे ही आपका स्क्रीन खोले आप तुरंत पहले क्वेश्चन को देखते हो और सॉल्व करने लग जाते हो, धड़ाधड़ कैसे आया, अच्छा ये वैल्यू ये फॉर्मूला लगेगा। अब साला अगर नहीं आ रहा है तो उससे अटक जाओगे कि यार क्या होगा इसका, अटक गए। अब वहीं से आपका दिमाग खराब, ठीक। तो ये नहीं करना है, एकदम टूट नहीं जाना है क्वेश्चन पे, एकदम पेन लेके टूट गए आप तो आज पेपर फाड़ देंगे, कीबोर्ड तोड़ देंगे, स्क्रीन छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन देखो, अगर आपको लग रहा है विदिन 5 सेकंड अगर उससे आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या फिर आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया उसका आंसर, ठीक है, और आपको लग रहा है वो हल्का भी पेन चलाने वाला है क्वेश्चन है, कि 2-4 लाइनों को सॉल्व करने वाला है, तुरंत छोड़ दो उसे, अभी अटेम्प्ट नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना, आपको 3 राउंड चलने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बात मानो, स्कोर अगर इंप्रूव ना हो जाए तो बात करना, इसी कमेंट में कह देना कि साहब मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ। क्वेश्चन देखा आपने देखा ये स्ट्राइक कर गया, ठीक है ना। जैसे आपने पूछ लिया कुछ भी, कोई भी वैल्यू पूछ ली, अरे यार मच्छर हो रहे हैं, सॉरी। तो क्वेश्चन में उसने क्या किया, सिर्फ उसने पूछा क्वेश्चन एग्जामिनर ने और आपको स्ट्राइक करके इसका आंसर ये है, ठीक है ना, कि पूछे उसने व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस की यूनिट का ऑप्शन दिख गया, तुरंत टिक करो, आगे बढ़ो। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको एकदम इजीली कुछ हल्के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्ट्राइक करके आंसर दे रहे हैं, तो उनको टिक करते आगे बढ़ जाना है। हल्का सा भी कैलकुलेशन वाला है उसे छोड़ते जाना है, क्योंकि हमें एग्जामिनर 3 टाइप के कलर देता है पेपर को, ध्यान से देखना, 3 टाइप के कलर। पहला होगा व्हाइट, ठीक है ना, जो हमारा बिल्कुल हमें मिलता है व्हाइट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, जो टीसीएस के एग्जाम में इस साइड कॉलम बना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा हमें 200 तक लिखा होता है गिनती, जो कि पूरी स्टार्टिंग में व्हाइट होती है। जब आप अटेम्प्ट करते जाते हो तो वो ग्रीन हो जाती है, जब आप छोड़ते हो तो वो रेड हो जाती है, जब आप मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो तो वो बैगनी कलर की हो जाती है, ठीक है।
तो इन तीनों कलर का आपको यूज करना है बहुत अच्छे से, बहुत इंटेलिजेंटली। आप फर्स्ट राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करते जाएंगे, जो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो, बिल्कुल ठीक है ना। आप पेन उठाएंगे नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन पकड़िए अपना, तुरंत ये क्वेश्चन टिक आगे बढ़िए, टिक आगे बढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि हल्का सा कैलकुलेशन वाला है, उसको मैं कर लूंगा, उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दो। किसमें? मार्क फॉर रिव्यू में। मार्क फॉर रिव्यू उसको कर दो बैगनी कलर का, फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाओ, टिक आगे बढ़ो, टिक आगे बढ़ो, टिक आगे बढ़ो। अगर नहीं कर रहा स्ट्राइक, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तुरंत मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। मतलब जिसको आप सेकंड राउंड में एक दो स्टेप में सॉल्व करके करने वाले हो, उसको मार्क फॉर रिव्यू में। और आपने क्वेश्चन देखा, अरे तुम्हारी ये तो 2-3 लाइनों का ये क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहा, मतलब ये क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहा है, स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, मुझे पता ही नहीं है सॉल्व कैसे होगा, उसको कर दो आप रेड, उसको छोड़ते जाना है, उसको छोड़ दो, उसको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना, उसको छोड़ना है। जैसे आप छोड़ दोगे तो वो चला जाएगा रेड की कैटेगरी में, ठीक। तो आप पूरा पेपर, पूरा, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, एक दो की नहीं, पूरा 200 के 200 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में आप पूरे चल के जाओगे। और ये फर्स्ट राउंड ज्यादा से ज्यादा हार्डली 30 से 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। कितने? 30 से 40 मिनट के अंदर आप फर्स्ट राउंड खत्म कर देंगे पूरा, ठीक है। 30 से मैं 40 मिनट ले जा रहा हूँ मैक्सिमम, आपने 40 मिनट में मैक्सिमम अगर खत्म कर दिया ये राउंड 40 मिनट में, तो आपके पास अभी टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि 180 मिनट बचेंगे। 180 मिनट मिलते हैं, 120 मिनट मिलेंगे भी 2 घंटे। अब आप उन क्वेश्चनों पे काम करोगे जो आपने मार्क फॉर रिव्यू में डाले हैं, सेकंड में मार्क फॉर रिव्यू में डाले हैं, आप उन क्वेश्चन पे काम करोगे, उसमें आपको टाइम लगेगा। और उसमें आपको 60 से 70 मिनट आराम से लगेंगे, क्योंकि वो सॉल्विंग क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाने वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन है। आपने सेकंड राउंड में पूरा उन पे चल जाएंगे एंड तक। आप देखोगे सेकंड राउंड तक आपका 60 to 70% पेपर अटेम्प्ट हो चुका होगा, 70% तक हो चुका होगा। अब बात आएगी थर्ड राउंड, जो कि रेड की है। अब जो टाइम बचता है, अब वो आपके रेड के लिए है। जो टाइम बचे उसमें पूरा का पूरा आध घंटे 15 मिनट आप रेड वालों पे काम करो सिर्फ। उसमें रेड वाले में भी वो आपने पहला रेड उठाया, आप पे अटेम्प्ट हो रहा है तो ठीक, वरना छोड़ो, नेक्स्ट रेड पे चले जाओ, ठीक है। आपका नेक्स्ट रेड हो गया, अटेम्प्ट कर लिया, अरे भाई बन गया क्वेश्चन, वो अपने आप ग्रीन हो जाएगा, वो खत्म। ऐसे एक एक करके चुन चुन के आपके रेड खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो कुछ रेड बचेंगे उसको दिमाग में लगाते कर, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब देखो ये टेक्निक क्यों अपनाई जाती है, जब मैंने की थी तो हमारी गुरुजी ने ये बताई थी, तो मैंने ये आपके साथ शेयर कर दी। और ये मोस्टली लोगों को पता होगी, मैं तो ये समझता हूँ पता होगी, पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जो हम एक बार में पूरा पेपर फर्स्ट राउंड में 30 से 40 मिनट पूरा पेपर देख लेते हैं, तो माइंड हमारा कैसे काम करता है, माइंड हमारा जब कोई भी चीज को देख लेता है, तो फिर वो बैक में वो साइकिल चलती रहती है। आपको लग रहा होगा हम भूल गए, वो हमने देख लिया, वो माइंड में बैक में साइकिल चलती रहती है, और वो पीछे सॉल्व हो रहे होते हैं क्वेश्चन। यकीन मानिए पीछे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। और जैसे ही आपको फर्स्ट राउंड में आपको लग रहा नहीं आता, सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन तक हो जाते हैं जो आपको लग रहा था अच्छा ये तो हम तो कर भी नहीं पा रहे थे, तो रेड में जाना चाहिए था, तो वाह आप कर लोगे, इसको यकीन मानो, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है मेरे घड़ी में, इसमें रात के 12 बज रहे हैं और मुझे नींद आ रही है, तो मैं यही वीडियो आज का ख़त्म करता हूँ। आगे मैं और बात करूँगा, जैसे जैसे एग्जाम अगर आता है, एग्जाम से एक दिन पहले और मैं बात कर लूँगा, आपको और मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा। यकीन मानिए ये एग्जाम आपके लिए बना है, और आपने अगर दिल से, मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो ये आपको नौकरी दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, हर एक स्टेप पे ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। आपको रिवीजन करना है तो ईमानदारी से करिएगा, हुलुलु करके मत कर देना कि आपने उठाया वो कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने मेजरमेंट का वाट मीटर पढ़ा, ये उसको भैया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनको बाकायदा हाईलाइटर से मार्क कर लेना है ना, मार्क करना है, वो ईमानदारी होती है। हाईलाइट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछले कुछ दिनों से तैयारी करो, आपको पता होगा कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको मार्क कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज, मॉक आपको बड़ी ईमानदारी से देना है, बिल्कुल जैसे आप सीरियस दे रहे हो, है ना। उसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल ईमानदारी से आपको मॉक देना है, चीटिंग करनी नहीं है, बिल्कुल किसी की हेल्प नहीं लेनी है कहीं भी। आप 2-3 घंटे के लिए सिर्फ बैठेंगे, उस टेस्ट के लिए बैठेंगे, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ऐसी जगह पे बैठिए आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक। दूसरी चीज जो और ईमानदारी वाली आती है, जब भी मॉक का आप करेंगे एनालिसिस जो आपने दिया है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना, आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो क्यों हुआ है, समझ रहे हो ना, क्यों हुआ है गलत, क्यों गलत हुआ, क्यों है वो आपको देखना पड़ेगा, गलत क्यों हुआ है, कहाँ कुछ टॉपिक में मैंने गलत कर दिया, उसको तुरंत उस कॉपी को खोलिए और उसको चेक करके अपना डाउट क्लियर करिए। एक और चीज नोट कर लो उसमें, जब आप मॉक दे रहे हो तुक्का लगाते हो,
जब तुक्का उसके लिए अलग पेपर लेके रखना एक, उसमें जो भी तुक्का वाले क्वेश्चंस हैं उनको अलग नोट कर लेना कि हमने 90 नंबर पे तुक्का मारा है, हमें कंफ्यूजन था ए और बी में, तो हमने जयराम जी की करके बी मार दिया, ठीक है। तो उन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको अलग पेपर में लिखे रखें 90 नंबर पे, क्योंकि पेपर जब मॉक दे देते हो ना उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रहता है कि हमने कौन से नंबर पे तुक्का मारा था, ठीक है। इतने मारते होते तो हम एग्जाम कब के निकाल चुके थे। तो आपको उन क्वेश्चन नंबर्स को एक अलग नोट करते जाना है। जब आप मॉक खत्म कर लो तो फिर उन्हीं क्वेश्चन नंबर्स पे आना है और आपको तुक्का सही हो जाता है 22 लाख। तो आपको पहले तो शाबाशी देनी है, वाह तेरा तुक्का सही हो गया, ठीक। और अगर तुक्का सही जाता है तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपने जब वो ऑप्शन मारा था 6 माता दी करके तो वो क्यों मारा था, क्या आपने जो लॉजिक लगाया था, तो जो डिस्क्रिप्शन बुक जब आप एनालिसिस करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आंसर दे रखा होता, क्या आपका लॉजिक वही था। अगर आपका लॉजिक वही था तो एक बार और पढ़ के अपने लॉजिक को कंफर्म कर लो, तो वो डाउट आने वाले फर्दर एग्जाम्स के लिए भी उसी दिन क्लियर हो जाएगा। आप आगे से उस क्वेश्चन पे दोबारा तुक्का नहीं लगाओगे। लेकिन याद रखो तुक्का वाले क्वेश्चंस को अलग जरूर नोट कर लेना। ये कोई करता नहीं और ये कोई बताता भी नहीं है, बताता भी नहीं है, ठीक। दूसरी चीज होगी मॉक की होगी। तीसरा नॉन टेक। आपको देखो ईमानदारी ही सब कुछ है। और एक और ईमानदारी की मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई इस समय हेल्प मांगे कि भाई मेरे को नोट्स चाहिए, आप मुझे हेल्प कर दो, मुझे को ये चीज चाहिए, तो सेल्फिश ना बन के इस समय, देखो इसमें भी ईमानदारी होती है। नौकरी हर एक एस्पेक्ट से लगती है, याद रखना हमेशा। नौकरी सिर्फ बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा पढ़ाई और बहुत ज्यादा 12-12, 14-14 घंटे पढ़ के नहीं लगती है। एक नौकरी आपका हर चीज जज करती है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी मेंटेलिटी, आपकी गुडविल, आपकी बैडविल, हर चीज को। अगर आपसे कोई इस समय हेल्प मांगता है कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है पढ़ने में, मुझे ये यहाँ समझा दो, वहां समझा दो, मुझे नोट्स चाहिए इस चीज के, तो तुरंत शेयर कर देना बेझिझक। अगर आपसे कोई टॉपिक मांग रहा है और आपके पास वो टॉपिक है, आपके ग्रुप में मांग रहा है, तो चुपचाप सेंड कर देना। अगर नौकरी चाहिए तो मैं बता रहा हूँ मेरी वार्निंग, वरना मेरी बद्दुआ लगेगी, ठीक। तो इसका प्रॉमिस करिए मुझसे कि आप एक दूसरे की हेल्प जरूर करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए मैंने 40 से 45 मिनट की वीडियो बना दी है और उसमें मोटा मोटा कंटेंट की अगर बात करें तो मुश्किल से आपको 15 मिनट का मिला होगा, बाकी के 30 मिनट बकवास। लेकिन ये बकवास बहुत जरूरी थी और मुझे करनी थी, ठीक है। और एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, यूपीपीसीएल बहुत आसान एग्जाम है, आप दे दोगे और आप इसे निकाल दोगे। बशर्ते जो चीज़ें मैंने बताई उनको फॉलो करिएगा और करनी पड़ेंगी। नौकरी चाहिए तो, वरना कोई और विभाग देखो, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर कभी। और आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही रूबरू होता रहूं तो प्लीज़ कमेंट, ओके, बाय बाय।